Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to weekly test session by Prima.pk and this is Tahreem Gardezi. Today we'll be doing the discussion for the weekly test 23 and the chapters we'll be covering in this discussion are chemical equilibrium and liquids. So starting with our first MCQ, it is the following changes to the system at equilibrium has no effect on Kc except. अब वो कह रहा है कि कौन सी चीज़ को आप चेंज करोगे तो Kc के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट यानी किस फैक्टर को चेंज करने से Kc के ऊपर इफेक्ट होगा. तो ओनली थिंग वी नो इज Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. ठीक है, बाकी रिएक्टेंट कंसनट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, उसके ऊपर Kc डिपेंड नहीं कर रहा होता. सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ द करेक्ट आंसर. टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज आएगा दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट Kc बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसनट्रेशन इज. तो आपके पास जो प्रोडक्ट है आयनिक कंसनट्रेशन का उसकी वैल्यू जब ग्रेटर होगी देन Ksp एट दैट पॉइंट प्रेसिपिटेशन विल अकर. ठीक है, इसको बस इन तीन चीज़ों को याद रखो कि इफ़ Q इज़ लेस दैन Ksp तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है. इफ़ Q इज़ इक्वल टू Ksp फिर भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. ठीक है, बट इफ़ Q इज़ ग्रेटर दैन Ksp तो ओनली देन प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसनट्रेशन दैट इज़ Q इज़ ग्रेटर दैन Ksp. नेक्स्ट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल इज अबाउट. तो ली शैटलियर प्रिंसिपल इज बेसिकली अबाउट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. हम ये कह रहे हैं कोई भी चेंज हम सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो द सिस्टम इज गोना रिस्पॉन्ड इन सच अ वे टू nullify the effect of the changes or basically to reverse the changes. ठीक है, so this is basically about equilibrium mixture. Charlie correct answer है. For the chemical for the reaction N2 plus 3H2 gives you 2NH3. This is Haber's process synthesis of ammonia. ठीक है, production of NH3 will be favored at. आपने क्या करना है, you want कि आपके पास और ज़्यादा आप NH3 की सिंथेसिस को फेवर करो, यानी आपको रिएक्शन चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो अब उसने ऑप्शन में प्रेशर की बात की हुई है तो हमने अब प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको देखना है. हमें ये चीज़ पता है कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, बेसिकली इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो इक्वली जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको लोअर कर रहा होता है फॉर द फॉरवर्ड एंड फॉर द रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा होता है तो नेट इफेक्ट उसका जीरो होता है. ठीक है, जस्ट वो आपको इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी करवा देगा सिस्टम के अंदर. ठीक है, कैटलिस्ट बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम इटसेल्फ. ठीक है, अब हमने बात करनी है, ये कैटलिस्ट वाला पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गया तो अल्फा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अब हमें और चार्ली भी एलिमिनेट कर दो, इसमें भी वो कैटलिस्ट कह रहे तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए, एक बीटा और एक डेल्टा. ठीक है, अब इसमें देखो हमें ये पता है कि जब प्रेशर में ज़्यादा करूँगी तो रिएक्शन उस साइड जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है या बेसिकली जहाँ वॉल्यूम कम है. ठीक है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू द Avogadro's लॉ, राइट. फिर हमें ये भी पता है कि जब प्रेशर को मैं कम करूँगी तो मेरे पास जो इक्विलिब्रियम है वो उस मतलब आपके पास जो रिएक्शन है वो दैट इज़ गोइंग टू बी फेवर्ड इन द डायरेक्शन जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे या वॉल्यूम ज़्यादा होगा बेसिकली. ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी. हमारे पास इट इज़ N2 plus 3H2 gives you 2NH3. अब नंबर ऑफ मोल्स देखो, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं. ठीक है, और रिएक्टेंट साइड पे 3 हाइड्रोजन के मोल्स हैं और 1 नाइट्रोजन का मोल है. ठीक है, तो टोटल आपके पास 4 मोल्स हैं. ठीक है, अब अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगी तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है, यानी आपके पास रिएक्शन जा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को भेजना था ना, लाइक हम यही कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी फेवर्ड एट. तो अमोनिया की प्रोडक्शन कब फेवरेबल होगी, यानी कब दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, जब आपके पास रिएक्शन इज़ डायरेक्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर शुड बी हाई प्रेशर. ठीक है, हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे, रिएक्शन आपके पास उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी आपके पास डायरेक्शन लाइक द रिएक्शन इज़ गोना बी फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो डेल्टा आपके पास इसका करेक्ट आंसर है कि हाई प्रेशर ऑनली. ईटा भी एलिमिनेट कर दो, कैटलिस्ट आ रहा है, और हमने बीटा भी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें पता चल गया कि प्रेशर का कौन सा कब अपने प्रेशर को क्या करना है, हाई रखना है प्रेशर. ठीक है, next is according to the law of mass action the rate of chemical reaction is proportional to. This is the statement of law of mass action. The product of आपके पास rate of chemical reaction is proportional to the product of molar concentration of reactants. ठीक है, आपके पास जो reactants है उनकी molar concentration लेनी है और उसका product आपने लेना है. So आपके पास rate of chemical reaction उसके directly proportional है. ठीक है, let's say अगर मैं rate of फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो मैं लिखूँगी कि एफ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट्स से मेरे पास ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू C+D. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट ले रही हूँ ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, और अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रही हूँ कि आर से मैं लिख देती हूँ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ
मोलर कंसनट्रेशन को हम बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ सी और डी लिख देती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट आप कंप्लीट कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। तो हमें ये पता है कि प्रेशर से अफेक्ट कब होगा, देखो प्रेशर ज़्यादा हम करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम है वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है, प्रेशर कम करूँगी तो वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं प्रेशर ज़्यादा करूँ या प्रेशर कम करूँ तो मेरे पास सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों साइड्स की इक्वल कर देती हूँ, लेट्स से मेरे पास मैं कोई ऐसा रिएक्शन ले लेती हूँ जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों साइड पे इक्वल हैं, जिस तरह अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसमें हाफ ये है, हाफ नाइट्रोजन है और हाफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स 1 मोल हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में आपके पास एक NO बन रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो 1 मोल। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल है। जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल आ जाते हैं ना, एट दैट पॉइंट आपके पास ना रिएक्शन इज़ फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप प्रेशर को ज़्यादा करो, प्रेशर को कम करो, क्योंकि देखो जब हमें पता है ज़्यादा करेंगे तो वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है, कम करेंगे वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स ही इक्वल हो जाएँ तो मैं ज़्यादा करूँ या कम करूँ मेरे पास इक्विलिब्रियम वहीं रहेगा, यानी रिएक्शन आपके पास कहीं नहीं जाएगा, ना इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ना इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, वट आपने प्रेशर को चेंज किया लेकिन आपके पास इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली वाई नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल है। बीटा ऑप्शन देखो, बीटा ऑप्शन में रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 1 मोल है, बीटा की बात कर रही हूँ, बीटा में रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है, ठीक है। और प्रोडक्ट वाली साइड पे आपके पास एक PCl3 है और एक Cl2 है, 2 मोल्स हैं, ठीक है। चार्ली में आपके पास और डेल्टा में भी यहीं कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे आपके पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ NO2 है ना, और प्रोडक्ट साइड पे ओनली 1 मोल है। और डेल्टा में देखो रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो आप प्रेशर चेंज करोगे तो चेंजेस आएंगी ना इन तीनों केसेस में, बट आपके पास अल्फा ऑप्शन में यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, तो आप कोई भी प्रेशर के अंदर चेंज लाओगे, इक्विलिब्रियम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा उसकी वजह से, ठीक है। In a reaction A plus B gives you C. When the equilibrium is attained, the concentration was A और B की concentration equal थी, that was 4 मोल per dm क्यूब, ठीक है। और चार्ली आपके पास जो C है उसकी concentration है 6 मोल per dm क्यूब। आपने Kc की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर्मूला हमने लगाना है, Kc की वैल्यू आपके पास होती है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को आपने डिवाइड कर देना है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को रेज टू द पावर, अगर मैं यहाँ कोई भी पावर लगा रही हूँ x या y, सो दैट इज़ बेसिकली पावर आपके पास आपने किसको लिखना है, जो कोफिशेंट होगा। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिस तरह यहाँ मैंने ये एग्जांपल ले लो, देखो A + B गिव्स यू 2C, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 कोफिशेंट है, ठीक है। जो कोफिशेंट है ना वो आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब Kc में मैं लिखती हूँ Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास चार्ली है, ठीक है, जो C है बेसिकली दैट इज़ अ प्रोडक्ट, लेकिन इसके पीछे कोफिशेंट 2 है, इसका मतलब मैं यहाँ लिखूँगी C रेज टू द पावर 2, ठीक है। और मेरे पास A और B का कोई कोफिशेंट नहीं है, इसका मतलब 1 कोफिशेंट है, तो पावर भी 1 अगर मैं लिख भी दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह देखो अगर मैं लिखती हूँ 1 रेज टू द पावर 1 तो वो 1 नहीं है ना, अगर मैं 2 रेज टू द पावर 2 लिखती हूँ तो फिर चेंज आएगा, पावर 1 का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं रिएक्टेंट की पावर 1 भी कर दूँ क्योंकि कोफिशेंट 1 है, बट दैट इज़ स्टिल लाइक यू नो इट्स गोना बी द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने रिएक्टेंट लिखना है और रिएक्टेंट मेरे पास है A और B, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह करके इक्वेशन बना दी। अब उसने मुझे कंसनट्रेशन बता दी है, ठीक है, उसने मुझे यहाँ क्वेश्चन में कंसनट्रेशंस दे दी हैं। उसने A और B की कंसनट्रेशन दी, C की पहले लिख देते हैं, वो ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, तो मैं यहाँ 6 मोल पर dm क्यूब नहीं लिख रही, ठीक है, वो लिखना है साथ, लेकिन अभी हम यू नो मेक थिंग्स ईजियर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ मैंने 4 ले लिया और यहाँ मैंने 4 ले लिया, ठीक है। 6 6 आर होता है 36, ठीक है। उसको आपने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई 2 के टेबल से कर सकते हो सिंपलेस्ट तरीके से। अगर हम जाएँ 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो 18/8 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि दिस इज़ नॉट लाइक कैंसिल आउट नहीं होगा या कोई भी आपके पास होल नंबर नहीं आएगा, तो हम इसे 8 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। 2 जार 16 होता है, 2 बच गया,
फिर 8 2 16 होगा और आगे जो भी आ जाता है। अब देखो हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ तक देखा। अब हम ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। 1.25 तो है नहीं मेरा, 2.2 समथिंग आ रहा है। 3.2 भी नहीं होगा, 2.7 भी नहीं है मेरा, 2.2 आ रहा है। ठीक है, 3.75 भी नहीं है, तो 2.25 है आगे, तो मेरा बीटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई कुड हैव डन दैट। ठीक है, आई कुड हैव लाइक डन इट लाइक दैट। 8 को मैं डिवाइड कर सकती थी 18 से, 8 2 16, 2 बच जाता, पॉइंट लगा के 0 2 16, और मेरे पास 4 बच जाता, तो 5 40। मैं इस तरह कर सकती थी, बट इसमें मैंने अपना टाइम इसमें मेरा टाइम ज़ाया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जस्ट 1 डेसिमल पॉइंट तक सिंप्लीफाई किया, और फिर मैंने ऑप्शंस में से देखा कि मेरे पास ऐसा ऑप्शन कहाँ गिवन है, और फिर मैंने अकॉर्डिंगली उसको मार्क कर दिया, एंड आई एम लाइक गुड टू गो। ठीक है, मेरा वो अपना टाइम सेव कर दिया। सो बेसिकली बीटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इफ द इनिशियल रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट द रिएक्शन कोशेंट इज ग्रेटर देन केसी। इसको ऐसे याद रखो, केसी इज़ लाइक दिस वॉल। ठीक है, सेंटर में दिस इज़ केसी। अगर आपके पास जो रिएक्शन कोशेंट है उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, अगर वो केसी से कम है, इसका मतलब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। टू लाइक केसी तक पहुँचने के लिए इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। एंड लेट्स से अगर क्यू केसी से बड़ा है, इधर आ रहा है, तो फिर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, ताकि वो केसी के इक्वल हो जाए। क्योंकि जब वो क्यू केसी के इक्वल होगा उस टाइम आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसको बस ऐसे कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखो कि केसी इज़ लाइक अ फिक्स वॉल एंड क्यू इज़ लाइक अ व्हीकल मूविंग अराउंड इट। ठीक है, एंड द व्हीकल की डेस्टिनेशन इज़ केसी। तो अगर व्हीकल आगे चली गई है फ्रॉम द वॉल, द व्हीकल हैज़ टू गो इन लाइक द बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर व्हीकल पीछे है वॉल के तो व्हीकल शुड मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो इफ द इनिशियल रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, जो क्यू मैंने जिसको लिया, इज़ ग्रेटर देन, अब देखो केसी से ज़्यादा हो गई ना, अब नाउ दिस व्हीकल नीड टू गो बैक। इसका मतलब रिएक्शन ने कहाँ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन। अब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, क्यों, ताकि आपके पास वो वॉल तक पहुंच सके जो भी व्हीकल है। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर शुड बी अल्फा फॉर दिस MCQ. Next is for a reaction 2A plus B gives you C plus D, the active mass B is kept constant and that of A is tripled. अब आप देखो, आपने रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, A और B, अब देखो आपने रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है। ठीक है, अब रेट ऑफ द रिएक्शन आपने इस तरह लिख दिया, देखो B की कंसनट्रेशन आपने कांस्टेंट रखी, और जो A की कंसनट्रेशन है उसको आपने ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, A ऑलरेडी आपके पास 2A था, यानी A रेज टू द पावर 2 में यहाँ लिख देती हूँ। अब आपने उसको ट्रिपल कर दिया, यहाँ उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, मतलब ऐसे करो, मल्टीप्लाई नहीं, ये ऐसे था ना, अब मैंने उसको ऐसे कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, अब मेरे पास जो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ 9 टाइम्स, या इस तरह कर दो, हाँ लाइक दिस इज़ अ बेटर वे टू राइट इट। मैं इसको इस तरह लिखती हूँ कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसनट्रेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेट इज़ इक्वल्स टू KA स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको डबल कर देती हूँ ना, तो मैंने इसको ट्रिपल कर दिया, तो मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ 9 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, a system at equilibrium can be disturbed by, अब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मैंने उसको डिस्टर्ब करना है, तो मैं किस तरह डिस्टर्ब कर सकती हूँ, मैं कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज ले आऊँगी, आइदर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी की भी कंसंट्रेशन के अंदर मैं चेंज ले आऊँगी। मैं इसे इंक्रीज़ भी कर सकती हूँ, डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। ठीक है, प्रेशर को चेंज करूँगी, इंक्रीज़ करूँ, डिक्रीज़ करूँ, कोई भी चेंज आए इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा। टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँ, इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा। सो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैशियस इक्विलिब्रियम विल एन इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीज़ होनी चाहिए। मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँगी तो यील्ड उसकी इंक्रीज़ होगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, उस साइड पर रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा ना। तो अब प्रोडक्ट में मुझे वो इक्वेशन देखनी है जिसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम हो, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अल्फ़ा में देखो प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, अल्फ़ा में रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेशर में इंक्रीज़ करूँ डिक्रीज़ करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रेशर की वजह से इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, चार्ली में देखो 2 मोल्स, डेल्टा में भी 2 मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, 2 मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो बाकी जो अल्फ़ा चार्ली डेल्टा है ना, मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँ डिक्रीज़ करूँ, मैं जो भी करूँ इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाय द चेंज इन प्रेशर इन दिस केस। ठीक है, बट बीटा में देखो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है ना, तो इस टाइम आपके पास क्या होगा, इस टाइम जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो प्रोडक्ट वाली साइड की यील्ड क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3. आपके पास डेल्टा H इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कैलोरी, डेल्टा X माइनस एक्स है, डेल्टा H माइनस एक्स है, इसका मतलब दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करने के लिए या तो आप हीट को प्रोडक्ट वाली साइड पे लिख देते हो, या आप डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव लिखते हो. नेगेटिव क्यों होती है? बिकॉज आपके पास जो हीट है दैट इज़ लीविंग द सिस्टम. ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब उसने आपको रिएक्शन दे दिया और वो प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से चेंजेस लाना चाह रहा है. ठीक है, तो मैं तो पहले प्रेशर को लिख देती हूँ क्योंकि वो मैं सिंपली इक्वेशन देख के बता सकती हूँ. ठीक है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3. मुझे करना क्या है, मुझे SO3 की यील्ड को फेवरेबल करना है. यानी मैंने देखो, अब मोल्स देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स 3 है, यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स 2 है. अब अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँगी तो वो वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है. इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा ना, रिएक्शन वहाँ की तरफ प्रोसीड करेगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है. ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, यील्ड ऑफ SO3 इंक्रीज़ करेगी. तो प्रेशर वाली बात तो मैंने कर ली कि प्रेशर हाई होना चाहिए. ठीक है, लो प्रेशर एलिमिनेट कर दिया मैंने, अल्फ़ा एलिमिनेट कर दिया और मैंने डेल्टा एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, अब रह गया मेरे पास टेम्परेचर वाला फैक्टर. तो टेम्परेचर में ये याद रखो कि जब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है और आपने क्या करना है, जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को कम करोगे तो रिएक्शन इज़ गोइंग टू, यानी आप हीट सिस्टम से निकालोगे या टेम्परेचर को कम करोगे तो आपके पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इस चीज़ को याद रखो. ठीक है, अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर को कम किया तो मेरे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. टेम्परेचर ज़्यादा करूँगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड वाइस वर्सा, लाइक इसका उलट हो जाएगा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर शुड बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. नेक्स्ट इज फॉर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम. अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक एक्सोथर्मिक जो हमने पहले बात की, डेल्टा H नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रही हूँ. तो जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करूँगी तो रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? राइट साइड. आप इस तरह करके जब एरो ड्रॉ करते हो ना, दिस इज़ योर लेफ्ट एंड दिस इज़ योर राइट, तो राइट साइड इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल हो रहा है. ठीक है, सो राइट इज़ द करेक्ट आंसर, डेल्टा. ठीक है, नेक्स्ट इज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो दिस इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन. ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp आपके पास ग्रेटर होगा देन Kc. ठीक है, तो Kp ग्रेटर होना चाहिए Kc से उस केस में जब आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रोडक्ट साइड पे. ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो Kp इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन Kc. जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, तो जब मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैं ये भी कह सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे. अब मेरे पास ये 4 इक्वेशंस गिवन है, इसमें देखो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है. ठीक है, अल्फा में प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं. बीटा में प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं. चार्ली में प्रोडक्ट साइड पे 3 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर इसी वजह से. और डेल्टा में देखो तो प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स हैं. ठीक है, सो आपके पास आपने वहाँ वो जगह वो देखना था जहाँ आपके पास वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा हो. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ चार्ली. Next is the equation N2 plus 3H2 gives you NH3 represents, this is Haber's process, synthesis of ammonia basically. ठीक है, so बीटा आपके पास correct answer है. For a gaseous phase reaction when number of moles of reactants and products are equal, तो number of moles reactants and products की जब equal होंगे तो Kp और Kc की values equal हो जाएंगी. ठीक है, values of Kp and Kc are same. ठीक है, इसको हमने कैसे किया, देखो हमें ये चीज़ पता है, रुको मैं इसको प्रूफ भी कर लेती हूँ. आपके पास होता है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा L. ठीक है, जब आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो डेल्टा N की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. ठीक है, जब डेल्टा N की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc. ठीक है, नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट बाय पासिंग HCl गैस थ्रू सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. आपके पास क्लोरीन कॉमन आयन है इन NaCl एंड HCl. ठीक है, NaCl सॉल्ट है, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो डिजोल्व नहीं होगा बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, बल्कि क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे हम देख लेते हैं, आयनाइजेशन नहीं होगी, NaCl की सप्रेस हो जाएगी आयनाइजेशन और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. सो कॉमन आयन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर हियर.
How will the equilibrium of the following reaction be affected if additional nitrogen is added? अब मैं एक सिस्टम के अंदर, मेरे पास हीबर्ट्स प्रोसेस ही मैंने लिया N2 plus 3H2 gives you sorry this is the रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, 2NH3 मुझे मिला। अब इसमें मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर दी। जब मैंने नाइट्रोजन ज़्यादा की तो सिस्टम इज़ गोइंग टू रिएक्ट इन सच अ वे टू अनडू दिस। अब उसने नाइट्रोजन को वापस नॉर्मल पे लाना है जितना था। अब वो करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, ताकि जो नया नाइट्रोजन आया है वो यूज़ हो जाए, ठीक है। उसको यूज़ कराने के लिए उस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला के अमोनिया बना दिया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास रिएक्शन इज़ गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो मैंने ऊपर समझा दी वो वाली बात, ठीक है। राइट का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपके पास रिएक्शन कहाँ फेवरेबल होगा, लाइक रिएक्शन इज़ गोना बी फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज करेक्ट फार्मूला मस्ट। तो करेक्ट फार्मूला में आपके पास इट शुड ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। दिस इज़ लाइक द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर डेल्टा। नेक्स्ट इज़ फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2NO2 गिव्स यू N2O4। आपके पास -61 किलो जाउल है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमने ये पढ़ा था कि मेरे पास एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर दूँगी या मैं टेम्परेचर कम कर दूँगी। अगर मैं टेम्परेचर कम कर देती हूँ, ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मूव कर, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे फेवरेबल होगा, ठीक है। और अगर मैंने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज़ द टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, 2NO2 गिव्स यू N2O4। अब देखो मैंने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो इट शुड गो इन द रिवर्स डायरेक्शन। जब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा N2O4 ये था, ये डिकम्पोज होगा तो आपके पास 2NO2 बनेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ N2O4 का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, स्टॉप द रिएक्शन, बाकी तो दोनों हैं ही गलत, ठीक है। सो करेक्ट आंसर शुड बी बीटा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज डिराइव्ड बाय CM गुलबर्ग एंड पीवेज, ठीक है। दिस इज लाइक दीज आर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रपोज किया था, यू दिस इज अ फैक्ट, यू गॉट लाइक मेमोराइज इट, ठीक है। नेक्स्ट इज KSP ऑफ AgCl2 is 2.0 into 10 raised power minus 10 mole square DM minus 6 मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस आइंस। तो आपने अब Ag आइंस की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। हम यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं AgCl2, AgCl है, अच्छा AgCl गिव्स यू Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस x इज इक्वल टू x प्लस x। इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 2.0 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10। को थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, लेट मी चेक, इट इज़ -10 राइट, हाँ। दैट इज़ इक्वल टू x प्लस नहीं होगा, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। तो यहाँ दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। 2 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी 2 का, सो दैट इज़ बेसिकली 1.41, ठीक है। और 10 रेज पर -10 का 10 रेज पर -5 आ जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है, इसको हमने इस तरह करके सिंपली सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर गैशियस रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन। एक गैशियस रिएक्शन है, मैंने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, नॉट टेम्परेचर, सॉरी इट्स प्रेशर। मैंने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ी, कहाँ प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। सो डिक्रीज कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, इसका मतलब उस साइड पे जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज्ड कंसनट्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज्ड वॉल्यूम, देखो अब वॉल्यूम की फॉर्म में भी वो लिख सकता था, इस तरह भी मैंने लिखा था एक जगह, आई रिमेंबर, मैंने ऊपर वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिखा था। तो वॉल्यूम ये यही लिखा हुआ है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जब नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। तो इंक्रीज वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम उसने ऑप्शन दिए हुए, डिक्रीज वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। अगर डिक्रीज वॉल्यूम भी ऑप्शन होता तो फिर आपके पास एक और थर्ड ऑप्शन भी होता, बोथ
तो बोथ आपने करना था, ठीक है। इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। फॉरन एमसीक्यू में देख के पहला ऑप्शन अगर सही है अल्फ़ा पे टिक नहीं कर देना, चारों के चारों एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, बाकी 3 को एलिमिनेट करना है, फिर करेक्ट आंसर को चेक करना है, क्योंकि कभी कभी बोथ वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आप लोग अल्फ़ा को पहले ही टिक कर दिया, फिर आगे मसला होगा, ठीक है। फिर यू कांट इवन चेंज द आंसर। Next is in the reaction H2 plus CO2 gives you H2O plus CO, the decreased concentration of reactant and product. अच्छा, आपने क्या किया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो रुको मैं समझाती हूँ, यहाँ समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हमने क्या किया, जब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज लाऊंगी तो आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा रिएक्शन, ठीक है। और जब मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूँगी तो मेरे पास रिएक्शन मूव करेगा, बल्कि रुको यहाँ होगा ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूँगी तो आपके पास रिएक्शन की तरह मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि प्रोडक्ट वापस नॉर्मल हो जाए, और रिएक्टेंट कम करूँगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि रिएक्टेंट वापस जितने थे उतने हो जाएं, ज़्यादा करेगा वो रिएक्टेंट्स को क्योंकि आपने कम कर दिया, ठीक है। वो अब उस इफेक्ट को ख़त्म करना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो दिस इज़ गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, ठीक है। अगर मैंने साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ कर दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने की वजह से रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने की वजह से रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास नेट इफेक्ट ज़ीरो बन रहा है, नेट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे कुछ नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो नथिंग हैपन्स टू द इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि नेट इफेक्ट क्या बन रहा है, ज़ीरो। नेक्स्ट इज एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट। अच्छा देखो, इक्वल नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब आप फर्दर जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप तो नहीं होता ना, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन प्रोसीड कर ही रहा होता है बट एक बैलेंस्ड फॉर्म में प्रोसीड कर रहा होता है। तो इसका ये मतलब कि जब फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगा इन द बैकवर्ड एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपके पास जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। दिस डजंट मीन कि रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो इक्वल होगी, अनइक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती, ठीक है। अनइक्वल हो सकती है बट कांस्टेंट रहेगी, इक्वल भी हो सकती है अनइक्वल भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट रहेगी, यानी चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। Next is when the number of moles of reactant and product are equal in reversible reaction, which parameter would not affect the equilibrium। तो number of moles reactant and product में equal है, कौन सा parameter affect नहीं करेगा equilibrium को, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ और कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट तो वैसे भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो मर्जी आप कर दो, प्रोडक्ट को जो मर्जी कर दो, कैटलिस्ट इज़ नेवर गोइंग टू अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो उसने कहा है, देखो प्रेशर वाली बात तब सही होती है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो आ गई है ना, तो आपके पास रिएक्शन हम कहते हैं कहीं भी नहीं जाएगा। दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर द गैशियस, मतलब रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है, गैशियस सिस्टम के लिए दिस इज़ ट्रू। यहाँ पे उसने आपको कोई ऐसी बात नहीं बताई कि लाइक द सिस्टम ओनली हैज़ गैसेस इन इट, तो हम प्रेशर वाले पॉइंट को भी नहीं करेक्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि द सिस्टम ओनली हैज़ गैसेस इन इट, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की है स्टेटमेंट में, इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी कैटलिस्ट एंड नॉट प्रेशर, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड अर्लियर। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि आपके पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को वो कैटलाइज कर रही है, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रही है, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो आपके पास जल्दी अटेन हो जाती है बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। केसी यूनिट ऑफ द रिएक्शन दिस इज आर। अच्छा, इसमें आपने केसी का यूनिट बताना है, आपने उसने आपको रिएक्शन दे दिया, हमें केसी का पता है कि सी इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके पास NH2 के 2 मोल्स हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मोल पर DM क्यूब होल स्केयर, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ रिएक्टेंट साइड पे आपके पास यहाँ आ जाएगा मोल पर DM क्यूब, और फिर एक और आपके पास, बल्कि एक ही उसमें मैं लिख देती हूँ, देखो मोल पर DM क्यूब फॉर दिस नाइट्रोजन, 1 मोल पर DM क्यूब, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के 3 है ना, मतलब 3 कोफिशिएंट 3 है हाइड्रोजन का, इसका मतलब एक्सपोनेंट इसका क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो 3 इसका एक्सपोनेंट और 1 इसका एक्सपोनेंट, तो टोटल आपके पास एक्सपोनेंट यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। बल्कि रुको मैं इसको यहाँ लिखती हूँ इन केस यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड। देखो मैंने यहाँ लिख दिया मोल पर DM क्यूब होल स्केयर, ये मैंने लिखा अमोनिया के लिए, ठीक है, अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है ना, यहाँ देखो।
अब इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट में मेरे पास पहले है नाइट्रोजन, तो मैंने लिख दिया मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और फिर मेरे पास है हाइड्रोजन जिसका कोफिशिएंट 3 है, तो मैं लिखती हूँ मोल पर डीएम क्यूब और कोफिशिएंट 3, ठीक है। अब देखो इस 2 को मैं इससे कैंसिल आउट कर देती हूँ, यहाँ 3 की जगह अब क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यानी मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब होल स्केयर, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय मोल का स्केयर और डीएम क्यूब क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगी तो मेरे पास पावर चेंज हो जाएगी, मोल हो जाएगा -2 और डीएम क्यूब हो जाएगा +6, ठीक है। क्योंकि मैं इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाई तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मोल -2 डीएम क्यूब +6 इज द करेक्ट आंसर हियर। Next is, which of the following factor affect the reversible chemical reaction in accordance with Le-Chatelier principle? तो आपके पास प्रेशर इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर भी, कंसंट्रेशन भी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए। हाँ, तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों चीज़ें आपके पास केमिकल उसको क्या कहते हैं रिएक्शन पे इफेक्ट लाती हैं अकॉर्डिंग टू द ली-शैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स। तो आपके पास रिएक्शन, इसकी वैल्यू देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, के सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब के सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के सी की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है, देखो प्रोडक्ट कम है इसका मतलब जो आपके पास क्या कहते हैं रिएक्शन है उसे अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, और ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने कहा है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ केसी इंडिकेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। केसी कम है, प्रोडक्ट कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ने इंडिकेट करे लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इस वजह से अल्फा नहीं है। रेट ऑफ बैकवर्ड इज़ ग्रेटर देन फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड ग्रेटर नहीं है देन फॉरवर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ ग्रेटर देन बैकवर्ड, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अ रिएक्शन विद द टेंडेंसी ऑफ अकरिंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, यानी एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और साइमल्टेनियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लाइक प्रोसीड कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा करेक्ट आंसर है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम, डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल पर डीएम क्यूब यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट है, तो एक्सोथर्मिक एग्जिट से याद रखो, हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है। गिवन आउट टू द सराउंडिंग, बीटा करेक्ट आंसर है। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी डिपिक्ट्स, तो केसी की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा ही सिस्टम मूव किया है, लाइक आपके पास जो लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है आपके पास, ठीक है। सो चार्ली करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो फॉरवर्ड रिएक्शन कम था तभी तो प्रोडक्ट कम है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हुआ होता तो आपके पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती ना। सो चार्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ के पी एंड के सी द सेम वैल्यू, डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी। के पी के सी की वैल्यू कब सेम होती है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे आपके पास नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सेम होंगे ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो उस टाइम डेल्टा एन की वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. Next is if the catalyst used for the manufacture of H2SO4 by the contact process. सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है दैट इज़ V2O5, ठीक है। बीटा करेक्ट आंसर है। इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन टेंडेंसी ऑफ इट टू गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, अब एक इरिवर्सिबल रिएक्शन तो रिवर्स डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता ना, तो उसकी टेंडेंसी बिल्कुल निग्लिजिबल, लो नहीं होगी, निग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो के नज़दीक, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन तो होता है यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम इफ, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट को रिमूव किया, यानी हीट को रिमूव जब मैं कर दूंगी टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। देखो जब मैं हीट को किसी भी सिस्टम से रिमूव करती हूँ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर कम करूँगी तो कहाँ जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब प्रोडक्ट साइड पे, राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। सो अल्फा करेक्ट आंसर है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज कर जाती है, सॉल्ट डिसोसिएट नहीं होगा बल्कि क्या होना शुरू हो जाएगा, सेटल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये मैंने यहाँ कहीं लिखा था, हमने डेल्टा एन की वैल्यू 0 ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। देखो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, स्टार्ट में आपके पास क्या था, लेट मी टेल यू समथिंग। देखो स्टार्ट में आपके पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और प्रोडक्ट क्या था, बिल्कुल 0 था। ये कब है, मैंने लिया ये टाइम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात है। रिएक्शन स्टार्ट हो गया,
रिएक्टेंट कंसनट्रेशन अब थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी कम हुई, ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, होता जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन और ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ करती है ग्रेजुअली, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करती है ग्रेजुअली। क्यों? क्योंकि आपके पास रिएक्शन हो रहा है ना, तो आपके पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करती है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा देखो, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट हो भी सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई भी एग्जांपल, ये ले लेती हूँ, H2 + Cl2 गिव्स यू 2HCl, ठीक है, मैंने ये इक्वेशन ले ली। इसमें देखो, इसमें यहाँ मैं Kc की वैल्यू लिखती हूँ, यहाँ मेरे पास आ जाएगा मोल पर dm³ होल स्क्वायर प्रोडक्ट साइड की वजह से, डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की 1 मोल पर dm³ फॉर हाइड्रोजन, पीछे कोफिशिएंट 1 है, इसको नहीं पावर बनाना, कोफिशिएंट को पावर बनाना है, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ है मोल पर dm³, 1, क्योंकि यहाँ भी कोफिशिएंट इज़ 1, इसको नहीं देखना, ठीक है, दिस इज़ द सबस्क्रिप्ट। अब ये रेज़ टू द पावर 2 है और ये भी आपके पास 1 1 हो जाएगा, तो रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो Kc का कोई यूनिट नहीं है, और हमने ऊपर एक ऐसी चीज़ एक क्वेश्चन किया था, देखो ये जिस तरह मैंने क्वेश्चन किया तो इसमें Kc का यूनिट आ रहा था, ठीक है, तो Kc का यूनिट हो भी सकता है, Kc का यूनिट नहीं भी हो सकता, डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, डेल्टा एन की वैल्यू पे। मैं ये भी लिख देती हूँ, Kc का यूनिट डिपेंड करे डेल्टा एन पे, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तो नो यूनिट, ठीक है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, और अगर डेल्टा एन की वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, उस टाइम कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा, ठीक है, उस टाइम यूनिट आपके पास होगा, ठीक है, बस इस चीज़ को याद रखो, डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 है तो कोई यूनिट नहीं होगा, डेल्टा एन की वैल्यू कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आपके पास आ रहा है तो उस टाइम आपके पास Kc की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग एंड नॉट 0। तो Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका यूनिट हो भी सकता है, उसका यूनिट नहीं भी हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपके पास वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में इवेपोरेट होगा ना, दैट इज़ बेसिकली इवेपोरेशन। सो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेसिकली क्या, दैट इज़ बेसिकली कोई भी आप हाइड्रोजन के साथ, यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोजन का बॉन्ड विद एनी ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड नाइट्रोजन है, अगर इनके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपको दूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम एग्जांपल में क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो मैंने एक ऑक्सीजन लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिए, ये जो बॉन्डिंग है दिस इज़ नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर स्टार्टर्स, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है दिस इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमें पता है, वाटर मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दिस इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ड्रॉ करती हूँ ना लाइक दिस, तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है, ये वाली बॉन्डिंग इज़ बेसिकली दिस इज़ बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, लाइक इट इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन द वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज प्रेजेंट अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स है, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नॉट लाइक विद इन अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि विद इन अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है कौन सी फोर्स की हम बात करें, दैट इज़ बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, और साथ हाइड्रोजन के दरमियान की बॉन्डिंग इज़ बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज़ मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अच्छा, आपने अगर मैटर को चेंज करना है एक स्टेट टू अनदर स्टेट तो आप किस चीज़ को चेंज करोगे, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम का क्या मतलब है, देखो पहले हम अगर एक डायमेंशन में चीज़ को मेजर करेंगे ना, हम लेंथ की बात करते हैं, अगर मैं 2 डायमेंशंस की बात कर लूँ, लेंथ और ब्रेथ, तो इस चीज़ का ये एरिया हो जाता है, ठीक है, ये भी लेंथ और ब्रेथ। अगर मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात कर लूँ, 3 डायमेंशन की बात कर लूँ, तो दैट इज़ बेसिकली वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्या होता है, L³ अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास दिस इज़ बेसिकली वॉल्यूम। अब मैस पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब कि अगर दिस इज़ द वॉल्यूम, ये 3 डायमेंशन की हम बात करें, इसके अंदर कितना मैस आ सकता है, दैट इज़ बेसिकली डेंसिटी, ठीक है। जिस
सॉरी जिस तरह देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास ले लेती हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं वाटर डाल देती हूँ तो पानी इतना सा आएगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी मैं कह देती हूँ कम है ज़्यादा है, मुझे कैसे पता चलेगी? मैं कोई और चीज़ लूँगी और कंपैरिजन में ये चीज़ बताऊँगी ना कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है या कम है एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। मैं दूसरी साइड पर ले लेती हूँ हनी। अब हनी कितना विस्कस होता है, ठीक है, तो हनी इज़ गोइंग टू देखो एक सेकेंड ऐसे समझाती हूँ, मैं इसी को करती हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, सेम मैंने वॉल्यूम लिया, ठीक है। बस मैं ये चीज़ बताना चाह रही थी कि वॉल्यूम सेम मैं रख रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं लिया। अब मैंने इसमें हनी जब डालना है तो हनी ऐसे करके सेटल डाउन होगा, ठीक है। हनी थिक होता है ना, तो हनी ऐसे करके आएगा। तो सेम वॉल्यूम है बट इसके अंदर मैस ज़्यादा आ रहा है, इसके अंदर मैस कम आ रहा है। ये भी पानी भी इस तरह होगा, बट जितना हनी ज़्यादा आएगा उस जार के अंदर, लेट्स से दिस इज़ अ जार, उतना पानी नहीं आएगा, पानी कम आएगा, हनी ज़्यादा आएगा। तो मैस किसका ज़्यादा है इस वॉल्यूम में? हनी का। इसका मतलब पानी की डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू हनी, हनी इज़ मोर डेंस, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का मैटर चेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। विस्कोसिटी, थिकनेस, वही वाली बात है, विस्कस ज़्यादा, हनी विस्कस है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि कोई भी चीज़ को मैं हनी में रखूँगी तो वो इतना फ्लो नहीं करेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर के अंदर फ्लो करेगी, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली विस्कोसिटी। अब प्रेशर देखो, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ करती हूँ, ठीक है, जब मैं प्रेशर, लेट्स से मेरे पास है लिक्विड है, गैस है, बेसिकली गैस ले लेती हूँ, गैस थी, मैंने उसका प्रेशर इंक्रीज़ किया, यानी इसके अंदर मेरे पास इस तरह करके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। इसका जब मैं प्रेशर इंक्रीज़ करती हूँ, यहाँ मैंने एक पिस्टन रख दिया, अब ये जो चीज़ है ना ये मूव करना शुरू हो गई नीचे की तरफ, मैं चाह रही हूँ सिर्फ ये मूव करे। मैंने पिस्टन रखा, पहले ये यहाँ थी, फिर ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, मैंने प्रेशर कम कर दिया। पहले ये जो गैस मॉलिक्यूल्स इतनी जगह ले रहे थे, अब वो एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है। जब मैं फर्दर इंक्रीज़ करूँगी ना प्रेशर, तो स्टेट चेंज हो जाएगी, ये गैस मॉलिक्यूल लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए, फर्दर प्रेशर इंक्रीज़ करने से सॉलिड भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे स्टेट चेंज करनी है ना, तो मुझे प्रेशर के अंदर चेंज लाना है, ठीक है। इसी का रिवर्स कर लूँ मैं, तो फिर मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑन द चेंज इन, किस चीज़ के अंदर चेंज लाऊंगी मैं? प्रेशर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड इन अ कंटेनर हैज़ टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर केल्विन स्केल में कितना होगा? 273 ऐड कर देना है, 273.15 टू बी वेरी एग्जैक्ट, बट ऑप्शंस में देखो कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब मैं 273 सिर्फ ऐड कर दूँ, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। 3 7 7 14 4 1 कैरी 343 आना चाहिए आंसर, 343.15 टू बी वेरी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज, बट ऑप्शंस मेरे पास पॉइंट्स में नहीं है, सो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन नॉट इन इक्विलिब्रियम, याद रखो ये एनहाइड्रस सोल्यूशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चार्ली करेक्ट आंसर है, फैक्ट है ये। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी फ्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट लोएस्ट वेपर प्रेशर, जितना आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी ना जितना, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। तो वाटर के अंदर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये क्या फॉर्म कर रहा है? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली आपके पास वेपर प्रेशर क्या होगा? लोएस्ट होगा। एट विच टेम्परेचर डज वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी, तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी? एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की क्या होगी? डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आइस इज़ लेस डेंस देन लिक्विड वाटर, 0 डिग्री के बाद आइस बन जाती है ना, वाटर फ्रीज हो जाता है, तो आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है। इसी वजह से तो जब देखो वो एरियाज जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, अब एक्वस एनिमल्स हैं, ठीक है, आपके पास ओशन है, कोई भी वाटर बॉडी है, उसके अंदर एनिमल्स रह रहे होते हैं, अगर सारा का सारा पानी वहाँ का फ्रीज़ हो जाए तो फिर तो एनिमल्स भी फ्रीज़ हो जाए ना, बट दिस इज़ नॉट द केस देयर। जो आपके पास अपर लेवल होती है, जो अपर सरफेस है, वो तो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जो नीचे वाला सतह होती है ना, वहाँ पे दैट इज स्टिल वाटर, क्योंकि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वो सिंक नहीं करेगा, आइस ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी, तो दैट आइस बेसिकली ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेशन फॉर द एनिमल्स इनसाइड द वाटर, ताकि वो इतनी सर्दी में जमे ना, ठीक है। सो दैट्स द केस। मैक्सिमम आपके पास डेंसिटी कब होती है वाटर की? एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, अब एक और मॉलिक्यूल में यहाँ ले आती हूँ तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास ईथर है, अल्फा ऑप्शन अल्कोहल है, चार्ली आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो आपके पास इसमें किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? अल्कोहल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट इज अ लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट बिटवीन 2 टेम्परेचर्स, दैट इज मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर, फैक्ट है, याद करना है, लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन है, दिस इज मोर
लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं. किसके अंदर होती हैं? नॉन पोलर कह दो, या कह दो कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एन लिख देती हूँ, डेल्टा ई एन लिख देती हूँ, आपके पास बहुत कम होता है या ज़ीरो होगा. ठीक है. अब केरोसिन ऑयल में क्या है? दिस इज़ अ हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है. तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है दैट इज़ नॉन पोलर. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1. डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या आ जाता है? 0.4. दिस इज़ नॉट पोलर, दिस बॉन्ड इज़ नॉन पोलर. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे कौन सी फोर्सेज होंगी? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होंगी. ठीक है. अमोनिया में देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ठीक है. यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पार्शियल पॉजिटिव. फिर आपके पास HCl, तो HCl में क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ना. बट केरोसिन दिस इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास नॉन पोलर होता है. ठीक है. सो चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज आपके पास किसके अंदर होती हैं? नॉन पोलर सब्सटेंसेस के दरमियान होती हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिनका बहुत कम होता है उनके दरमियान होती हैं. ठीक है. व्हेन टू आइस क्यूब्स आर पास्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब. मैं दो आइस क्यूब्स को प्रेस करूंगी ना तो वो एक ही आइस क्यूब बन जाएगा. ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. पानी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और वो एक ही आइस क्यूब बन जाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इसको याद रखना. Which of the following substances has largest intermolecular forces of attraction? तो largest intermolecular forces of attraction किसके अंदर है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर. ठीक है. सो अल्फा आपके पास करेक्ट आंसर है. H2S के अंदर H2SC H2T नहीं, बाकियों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती. Which of the following pair is an example of completely immiscible liquid? यानी completely immiscible यानी they are not going to dissolve in each other. ठीक है. तो वाटर ईथर, वाटर अल्कोहल ईथर, वाटर अल्कोहल, दीज आर बेसिकली ऑल आर लाइक यू नो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डिजॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर. ठीक है. बट कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइसल्फाइड आपके पास दैट इज़ नॉन पोलर. ठीक है. कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, वाटर पोलर है. तो लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, दोनों अनलाइक हैं, तो दे आर नॉट लाइक गोइंग टू लाइक डिजॉल्व इन ईच अदर. एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. डेल्टा करेक्ट आंसर है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड. H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आर लाइक उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है. ठीक है. तो उनका जो दरमियान की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू HF. इसकी रीज़न क्या है कि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और HF के अंदर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है. इस चीज़ को याद रखना. वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, HF के अंदर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, वरना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड HF की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन H and O. ठीक है. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और HF के अंदर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है. In hydrogen bonding, oxygen or water molecule form coordinate covalent bond with hydrogen of another molecule. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन है तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके पास, वो इस ऑक्सीजन से शेयर किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और वो अपना लोन पेयर वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा. इवेपोरेशन इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन. इवेपोरेशन में जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा होता है गैशियस स्टेट के अंदर, कंडेंसेशन में गैस कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड के अंदर. डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास, डेंसिटी यहाँ मैस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो आपके पास यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ, रुको. डेंसिटी इज़ बेसिकली मैस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. मैंने इसको ऐसे ले लिया और मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट ताकि मेरे पास क्या हो, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं. जस्ट वेट अ सेकेंड. अच्छा नहीं हो रहा, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ ओहो सॉरी गाइस, पेस्ट कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. देखो मैंने वो वॉल्यूम सेम लिया. ठीक है. अब मैं यहाँ पे मैस देखती हूँ. लिक्विड के अंदर मेरे पास लिक्विड इस तरह होगा. ठीक है. सॉलिड मेरे पास इस तरह होगा. थोड़े बड़े बड़े एटम्स बना लेती हूँ क्योंकि वरना बहुत टाइम लगेगा. ठीक है. सॉलिड तो बिल्कुल ऐसे होता है. और गैस मेरे पास कैसे होगी? अब देखो मैस पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है और कम सबसे इसका है. ठीक है. इसमें सबसे कम मैस है पर यूनिट वॉल्यूम.
सेम गोज विद डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की है, देन लिक्विड, देन गैस। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन गैसेस, गैस से तो ज़्यादा ही है लिक्विड की डेंसिटी, बट सॉलिड से कम है, बट क्लोज़र टू सॉलिड्स, सॉलिड से वैसे कम है बट इट इज़ लाइक क्लोज़र टू सॉलिड, ठीक है। सो बीटा आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे देखो ग्रेटर होना चाहिए था, स्टार्ट में लेसर है, स्मॉलर है, लेसर है, तो लेस तो नहीं है ना डेंसिटी लिक्विड की, कम तो नहीं है ना गैस से तो ज़्यादा है, ठीक है। सो बीटा करेक्ट आंसर है। इथेन एंड हेक्सेन बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बट इथेन हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट हेक्सेन से, क्यों? क्योंकि आपके पास देखो नॉन पोलर हैं तो कौन सी फोर्सेज होंगी, LDF, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास जो मॉलिक्यूलैरिटी है ना या मॉलिक्यूलर साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो हेक्सेन का साइज़ ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी हेक्सेन के अंदर, क्यों? क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इथेन। देखो मीथ ईथ प्रॉप हेग्स, मीथ ईथ प्रॉप पेंट हेग्स, ठीक है। तो हेक्सेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इथेन, तो इसका मॉलिक्यूलर साइज़ भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इथेन, सिंपल सी बात है। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर है, HF के अंदर, ठीक है। HF के अंदर आपके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, HI, HCl, HBr इनके दरमियान तो है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डायमीटर ऑफ DNA इज मेंटेन ड्यू टू, तो अब देखो DNA इज डबल हेलिक्स, ठीक है। एक हेलिक्स हमने यहाँ ले लिया और दूसरा हेलिक्स यहाँ पे, ये दोनों हेलिक्स को आपस में ज्वाइन किसने किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने किया हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं डिटेल इसकी थोड़ी बताऊँ तो देखो मैंने एक कर्व ले लिया, ठीक है, दिस इज़ द कर्व, यहाँ पे बेस पेयर्स होती हैं, एडेनिन होगी, गुआनिन होगी, साइटोसिन होगी, थायामीन होगी, ठीक है। हमें पता है बॉन्डिंग का भी, थायामीन जो है, रुको मैं इसको थोड़ा इससे दूर करती हूँ ताकि मैं समझा सकूँ डिटेल में, ठीक है, ऐसे कर देती हूँ। अब देखो थायामीन एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ एडेनिन होगी, कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एडेनिन यहाँ पे थायामीन होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन यहाँ पे होगा गुआनिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इससे मैंने आपको ये भी याद करा दिया कौन सी बेसेस आपस में वो करती हैं, बॉन्ड फॉर्म करेंगी और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एट GC से याद रखो, लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज़ एट GC गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो एट GC से याद रखो ये आपस में बेस पेयर्स बॉन्ड फॉर्म करेंगी, ठीक है। और आपके पास कितने बॉन्ड्स फॉर्म होंगे ये मैंने बता दिया, एट में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो डायमीटर आपके पास किस तरह मेंटेन हुआ है बिटवीन, बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये डबल हेलिक्स इस तरह मेंटेन हुआ है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 69 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं डिफरेंट जगहों पे, मरी में 98 और मतलब सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस, इनको याद रखना है, ठीक है। लिक्विड हैव इनडेफिनेट शेप, लिक्विड की डेफिनेट शेप तो नहीं होती ना, एक डेफिनेट वॉल्यूम है उसका बट शेप डेफिनेट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास वो ऑक्यूपाई कर लेती है शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अगर मैं एक पानी है मैं उसको ग्लास में डालूँ तो वो ग्लास की शेप इख्तियार कर लेगी, अगर मैं उसको एक टेबल के ऊपर गिरा दूँ तो वो स्ट्रेट हो जाएगी एज अ टेबल, ठीक है। सो इट बेसिकली ऑक्यूपाइज इट लाइक शेप ले लेते हैं ऑफ द कंटेनर, इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन, ठीक है। जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ है उसकी तो अपनी शेप है ना। अब लेट्स से मैं एक रॉड है उसको ग्लास में डालूंगी तो रॉड स्टिल गन बी अ रॉड, ठीक है। अगर मैं उसको टेबल पे रखूँगी तो वो स्टिल अपनी शेप में रहेगा, वो टेबल की तरह नहीं बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द केस विद सॉलिड्स, बट लिक्विड आपके पास शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं ऑफ द कंटेनर, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप अपनी होती नहीं है। वेपर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस इन लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर आपके पास इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एसीटोन इज़ बेसिकली कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज़ एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे होगा भी, दिस इज़ एसीटोन, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, डबल बॉन्ड O C और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दूसरा क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 होता है ना, कार्बन ट्राईक्लोराइड, ठीक है। तो अब देखो ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान में क्या बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देखो विद इन द मॉलिक्यूल नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो ये जो बॉन्डिंग है ना, जो यहाँ कोई भी बॉन्डिंग है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है,
वैसे तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान होता भी नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह वाटर में है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो वो दरमियान वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड है दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ प्रेशर कुकर. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है दैन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इन प्रेशर कुकर, इसी वजह से चीज़ जल्दी पक जाती है. ठीक है, अल्फा करेक्ट आंसर है. मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर है, वाटर के अंदर है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं, HCl है वो. ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. अमोनिया के अंदर एक ही होता है, वो भी वीक होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. ठीक है, वाटर इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज पोलर नेचर है, पोलैरिटी है. देखो मैं वाटर यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ ना, तो मेरे पास ऑक्सीजन है और दिस इज़ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी है ना. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ गया. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इथाइल अल्कोहल नॉन पोलर है, सॉल्वेंट बट डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर. क्यों? क्योंकि दोनों कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज प्रेजेंट इज इक्वेटिक लाइफ प्रोटेक्टेड इन कोल्ड क्लाइमेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, चार्ली करेक्ट आंसर है. ऑन विच फैक्टर डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड. तो जितना मर्जी आप लिक्विड की अमाउंट है उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता. अब ये तो नहीं होता ना कि लेट्स से मैंने 1 लीटर पानी लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, 2 लीटर लूँगी तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं ना. तो वो तो डिपेंड करे एल्टीट्यूड के ऊपर, चलो करता है डिपेंड. एक्सटर्नल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सब के ऊपर डिपेंड कर सकता है. अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर तो नहीं कर रहा ना कि मैंने ज़्यादा पानी ले लिया तो अब वो ज़्यादा टेम्परेचर लेगा बॉयल करने के लिए, नहीं, दैट्स नॉट द केस. ठीक है. When a liquid is heated in a closed container, equilibrium is established between. एक closed container में liquid को heat कर रही हूँ तो liquid से vapor बन रहा है, vapor से वापस condensation होकर liquid बन रहा है. तो this is basically equilibrium established between the vapor and liquid. The strength of hydrogen bond is less than covalent bond by 20 times. Fact है, इसको याद रखना है. ठीक है. Intermolecular forces bring the molecules close together and give them particular physical properties. ठीक है, intermolecular forces की वजह से आपके पास किन के ऊपर इफेक्ट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज डिटरमिन कर रही होती हैं, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेज हैं विद इन अ मॉलिक्यूल. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर. ठीक है. सोप एंड डिटर्जेंट शो क्लिनजिंग एक्शन बिकॉज, अच्छा देखो, सोप और डिटर्जेंट का एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है. ठीक है. जो क्लिनजिंग एक्शन है ना दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द पोलर पार्ट. ठीक है, क्योंकि वो जितना भी ग्रीस है, डर्ट है, ऑयल है, उस सबको क्या कर देता है, लाइक डिजॉल्व, लाइक पोलर पार्ट जो है वो उन सबको डिजॉल्व कर देता है. नेक्स्ट इज ऑन विच फैक्टर द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड. सरफेस एरिया के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इसको लाजमी याद रखना. ठीक है. वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट मरी हिल्स, 98 डिग्री. ठीक है. 67 डिग्री पे माउंट एवरेस्ट और 100 डिग्री एट सी लेवल. अमंग स्पेस अमंग द लिक्विड, देखो स्पेस अमंग द लिक्विड दैट इज़ लोअर देन गैसेस. ठीक है. गैसेस में ज़्यादा स्पेस है और लिक्विड में 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम स्पेस है. तो लोअर है देन लिक्विड्स बट मोर है देन सॉलिड. सॉलिड्स तो बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं ना, लिक्विड्स इतने नहीं है, लिक्विड्स थोड़े दूर दूर हैं. ठीक है. तो अल्फ़ा भी करेक्ट है, बीटा भी करेक्ट है. तो बोथ अल्फ़ा बीटा. अब देखो अगर आप ऑप्शन पहले ही करके अल्फ़ा कर देते, बाकी ऑप्शंस पढ़े बगैर, तो बोथ भी ऑप्शन था आपका गलत हो जाता है MCQ. तो सारे MCQ ऑप्शंस पढ़ा करो. ठीक है. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप नहीं होती. ठीक है. वॉल्यूम डेफिनेट होता है. डायपोल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन, जो डायपोल फोर्सेज होती हैं ना वो स्ट्रॉन्गर होती हैं जब मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी ज़्यादा 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी पोलैरिटी है. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है यानी मॉलिक्यूल पोलर है, पोलैरिटी ज़्यादा है. ठीक है. तब परमानेंट डायपोल बनता है तो वो क्या होता है, दैट इज़ स्ट्रॉन्गर. वरना आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल बनता है, दैट इज़ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज. ठीक है. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज प्रेजेंट है केरोसिन ऑयल की, हमने कर लिया ऑलरेडी. केरोसिन ऑयल मैंने बताया हाइड्रोकार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है. ठीक है. इस वजह से इसके दरमियान लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज प्रेजेंट होती हैं. इंड्यूस्ड डायपोल. इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, नन ऑफ द फॉलोइंग भी नहीं है. You will find more information in the attached file. In the attached to file तो हो नहीं सकता. In the attachment file, in the file what is attached, गलत है. ठीक है. in the attached file करेक्ट है. वैफ्ट का आपने बताना है. वैफ्ट और ड्रिफ्ट का आपके पास क्या होता है, सेम मीनिंग होता है, लाइक मूविंग विद द स्लो विंड. ठीक है. वेव है, स्टम्प है, कीप है, बाकी दिस डजंट मैच. When I go swimming I have to keep my eyes closed under water. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझा देती हूँ, इसको याद रखना. सिंपल सेंटेंस में आपके पास एक ही क्लॉज होता है.
ठीक है, कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास दो क्लॉजेज होंगी, दोनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी और ये ज्वाइन कैसे हुई होंगी, बाय फैन बॉयज़, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, फैन बॉयज से ज्वाइन हुई होंगी। अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन व्हेन आई गो स्विमिंग आई हैव टू कीप माई आईज क्लोज नहीं। फिर आपके पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बता देती हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और ये दोनों किससे जुड़ी हुई होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये ज्वाइन हुए हुए होते हैं, जैसे वट एवर, वेन एवर, इस तरह करके। ठीक है, अब देखो व्हेन आई गो स्विमिंग ये एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, दिस इज डिपेंडेंट। व्हेन आई गो स्विमिंग कोई मतलब नहीं बन रहा, आई हैव टू कीप माई आईज क्लोज्ड अंडर वाटर, दिस इज इंडिपेंडेंट। पूरा मीनिंग दे रहा है कि आई हैव टू कीप माई आईज क्लोज्ड अंडर वाटर, बट व्हेन आई गो स्विमिंग ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। तो दिस इज डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, हाउएवर कॉमा इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर अदर्स टू जंप ऑन बोर्ड। ठीक है, हाउएवर के बाद कॉमा लगना चाहिए, बीटा में ये मिस्टेक है, चार्ली में हाउएवर के बाद कॉमा लगा हुआ है, बट सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क तो आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में होना चाहिए। आप अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ले रहे हो, कोई सिंपल सेंटेंस ले रहे हो, उसके अंदर क्यों उसके आगे क्यों क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है। हाउएवर के बाद फुल स्टॉप गलत है, कॉमा लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ शॉर्ट फॉर्म बतानी है वी आर की, दैट वेयर। ठीक है, अल्फ़ा करेक्ट आंसर है। माई फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉलरा सिंस ऑगस्ट। ठीक है, इज़ सफरिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज़ सिंस सम ऑफ द पीपल वेटिंग इन लाइन आर, पीपल के साथ आपने लगाना है सम ऑफ द पीपल आर, वेटिंग इन लाइन को छोड़ो, लाइन नहीं आपने देखना, आपने देखना है पीपल। सम ऑफ द पीपल वेटिंग इन लाइन अगर हटा भी दो ना तो सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। सम ऑफ द पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट। ठीक है, इसका मतलब जो वर्ब है वो किसके साथ है, पीपल के साथ है, तो पीपल आर, सम ऑफ द पीपल आर वेटिंग इन लाइन। ठीक है, आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, द क्यों लगाया, क्योंकि देखो वो बता रहा है वो वाला बंदा, एक स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। इसका मतलब हम एक स्पेसिफिक बंदे की बात करें, जब भी किसी स्पेसिफिक बंदे की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। ठीक है, एन लग नहीं सकता मैन के साथ, आ लगता अगर हम किसी जनरल बंदे की बात कर रहे होते हैं कि पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा। ठीक है, बट हम एक स्पेसिफिक बंदे की बात यहाँ पे कर रहे हैं, द मैन दैट लुक्स वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट प्रॉपरली। ठीक है, सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन, सो वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडेफिनिट आर्टिकल विद इट। What type of sentence is this? Our car broke down, so we came. देखो so लग रहा है, that is a coordinating conjunction. Our car broke down, independent clause. We came last, independent clause. Join कर दिया so के साथ. This is a compound sentence. ठीक है. Should coal engines be replaced by electric engines in trains? Yes, coal engines cause a lot of pollution. कोल जलता है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपके पास बर्न होगा, उससे आपके पास डिफरेंट बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड चलो निकलेगी, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। साथ और भी आपके पास बर्निंग की वजह से क्या कहते हैं, different gases produce होंगी that are not like even completely combusted, so that is basically causing a lot of pollution, so that is a correct thing. Yes, electrical engines are good on performance, easy to operate and low on maintenance. ठीक है, ये वाली बात भी. No, Pakistan does not produce enough electricity to fulfill its domestic needs also. This doesn't relate here. आप ये नहीं कह सकते कि कोल इंजन को आप रिप्लेस नहीं करोगे इलेक्ट्रिक इंजन से, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा. ठीक है, सो 1 and 2 आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, थर्ड आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, area of triangle will be what when a is equals to 1 meter, b is equals to 2, c 3 meter है, a b c are lengths respectively. देखो हमने ये पढ़ा हुआ है मैथ में, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में आई गेस, कि आपके पास जो लेंथ होती है ना, जो साइड है, दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर आप एक साइड ले रहे हो 1 2 3 इस तरह, तो आप यहाँ पे इन दो का सम ले लो, 3 आ रहा है, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दिस मीन्स दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल. ये तीन साइड्स जो तीन आपने लेंथ्स बताई हैं, दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल. ठीक है, तो एरिया, जब ये ट्राइंगल है ही नहीं तो इसका एरिया 0 होगा. ठीक है, यहाँ बेस्ड ऑन द साइड्स गिवन द ट्राइंगल इज़ नॉट अ ट्राइंगल बट इट इज़ रादर अ लाइन. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास इन दो साइड्स का सम इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट, तो स्किन है, लंग्स है, हार्ट है, ऑर्गन्स है बॉडी के. ठीक है, लाइफ इज़ नॉट अ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो दिस डजंट मैच हियर, दिस इज़ द डिफरेंट ऑप्शन, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर हियर. आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे. वी आर डन विद द 100 MCQs. इफ़ यू गाइज डू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज या क्वेश्चंस, फील फ्री टू ड्रॉप them in the comment section. That's it for today's session. We'll be seeing you next week with a new test. Then take care, best of luck for your exams preparation, and Allah Hafiz everyone.